17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक अकबर और शाहजहां की नीतियों पर टीका गौरवशाली मुगल साम्राज्य लगभग 2 शताब्दियों से भी अधिक समय तक भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकतर भूभाग में शासन करता रहा। किंतु औरंगजेब के कार्यकाल के दौरान उसकी गलत नीतियों ने मुगल साम्राज्य को क्या स्थिरता प्रदान कर सका। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर उमा आर्मो, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। माना कि उत्थान और पतन की एक संकल्पना मानव जीवन के इतिहास में सदियों से चरितार्थ है। आज के वीडियो लेक्चर में हम यह जानेंगे कि आखिर वे कौन से कारक थे जो मुगल साम्राज्य के तीव्र विघटन के लिए आधार बने। चलिए एक सारगर्भित नोट्स आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना ताकि आपको तथ्यात्मक जानकारी मिल सके। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना ताकि अन्य स्टूडेंट को भी इसका लाभ मिल सके, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इतिहास से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड हों तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके और उसका उपयोग आप अध्ययन के लिए कर सकें। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का अध्ययन करने वाले हैं। उससे पहले कि हम कारणों का पता लगाएं, हम आपको थोड़ा सा पतन से पूर्व की ओर या पूर्व की स्थिति की या उसके पृष्ठभूमि की ओर ले चलते हैं, जिससे आपको यह जानना आसान हो जाएगा कि ऐसी क्या परिस्थितियां रही होंगी तत्कालीन भारत में कि इतना बड़ा विशाल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। अगर हम उसकी विशालता को देखें तो येलो बॉर्डर लाइन आपको मैप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो येलो बॉर्डर लाइन है, ये वाला जो बीचों बीच है मध्य भारत के उत्तर में, तो यहाँ पर जो येलो बॉर्डर लाइन है, जब यहाँ पर बाबर आए थे 1526 में, उन्होंने पानीपत का युद्ध जीता और उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना यहाँ पर कर दी थी। ओके, उसके बाद जो है 1530 तक वो रहे। 1530 में उनकी मृत्यु हो गई। फिर जो है उनके उत्तराधिकारी हुमायूं आए और हुमायूं के बाद जो है वो भी अल्पावधि में चले गए, और हुमायूं के बाद जो अकबर आए, अकबर द ग्रेट, वो आए और उसके बाद उन्होंने काफ़ी लंबे अरसे तक यहाँ पर मुगल साम्राज्य विस्तार किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ऑरेंज कलर का जो बॉर्डर है, यानी कि काबुल कंधार से लेकर के मध्य भारत तक का उन्होंने मुगल साम्राज्य की विस्तारवादी नीति अपनाई और यहाँ पर शासन किया। ठीक है ना। तो और उसके बाद 1605 में उनकी मृत्यु हो गई। तब तक की स्थिति यहाँ तक है, यानी कि आप यहाँ ये वाली बॉर्डर लाइन को देखेंगे, ये मध्य भारत तक का पूरा है। ओके, उसके पश्चात जो आए, कौन आए उसके पश्चात? अकबर के बाद उनके पुत्र आए जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब के आते आते तक, यानी कि 1707 में उनकी मृत्यु हो गई थी औरंगजेब की, और औरंगजेब के आते आते तक जो है भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार जो है बहुत ज़्यादा विशाल हो चुका था। आप देख सकते हैं रेड कलर की लाइन, यानी कि आप उत्तर से लेकर सीधा दक्षिण तक, पहली बार जो है दक्षिण में मुगलों ने औरंगजेब के काल में यहाँ पर साम्राज्य विस्तार किया था। तो इस हिसाब से जो है मुगल साम्राज्य एकदम विशाल था। पूरब से लेकर के पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक विशालकाय साम्राज्य था। और इतने बड़े राज्य में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई और उसके पश्चात जो है एक साथ 3 गतिविधियां भारत में हो रही थी। नंबर 1, यूरोपीय शक्तियों का आगमन उसी समय हो रहा था, जैसे कि पुर्तगाल, डच, अंग्रेजी शक्ति और फ्रांसीसी आदि यहाँ आए और अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने में लग गए। ठीक है, और भारत की राजनीति में भी इन लोगों का हस्तक्षेप होने लगा। ठीक, नंबर 1 है ना। अब नंबर 2 जो था, उसी समय क्या हो रहा था कि छोटे छोटे देसी क्षेत्रीय जो राज्य थे, जैसे कि मराठे, राजपूत, निजाम, बंगाल में नवाब, और दिल्ली में जो मुगलों का जो शासन था वो वहीं तक सिमट गया था। वो नाम मात्र के लिए शासक रह गए थे। ओके, तो इस तरह से जो है ये दूसरे तरह की जो चीज़ें हैं वो भी घटित हो रही थी, आपस में ही टकराव हो रहे थे छोटे छोटे राज्यों का। ठीक है, उसका फ़ायदा सीधा किनको मिल रहा था? यूरोपीय शक्ति, जिसमें अंग्रेज जो थे वो प्रमुख थे। ठीक उसी समय दिल्ली में मुगल सत्ता सिमटती चली जा रही थी, मतलब उसका पतन जो है वो अग्रसर हो चुका था, पतन की ओर अग्रसर हो चुका था। दिल्ली में जो केंद्र बिंदु था मुगलों का,
ठीक है ना। बाकी छोटे छोटे जो सत्ता थे वो दिल्ली के आजू बाजू इधर पूरी तरह से इस साइड में पूरे फैल चुका था। छोटी छोटी शक्तियाँ आपस में ही लड़ रही थी और षड्यंत्र रचे जा रहे थे, और दिल्ली में जो मुगलों का शासन था वो सिर्फ नाम मात्र के लिए एक कठपुतली मात्र रह गया था। ठीक है। अब जो इस समय मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ अनेक स्वतंत्र भारतीय राज्य की स्थापना होने के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी में, जैसे अभी हमने बताया कि उसमें प्रमुख रूप से पुर्तगाल, डच, अंग्रेजी शक्ति, फ्रांसीसी शक्ति इत्यादि आ गए थे, जिसमें बाकी शक्तियाँ तो पीछे हट गई थी, लेकिन अंग्रेजी शक्ति और फ्रांसीसी जो है वो आगे बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे थे। ठीक है। 18वीं शताब्दी के आते आते तक मुगल दरबार में दलीय राजनीति को बढ़ावा मिला, मतलब गुटबंदियाँ होने लगी थी, आपस में ही गुटबंदी, षड्यंत्र इत्यादि करने लगे थे, जिससे जो है राजनीतिक विघटन हो रहा था। भारत में यूरोपियों के आगमन के फलस्वरूप उपनिवेशवाद की स्थापना हो गई थी। ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा मुगल जो यहाँ पर विशालकाय साम्राज्य स्थापित किए थे वो निश्चित रूप से परिणाम क्या हुआ उसका, इन सब सारी चीज़ों का, कि वो मुगलों का पतन उसमें सुनिश्चित हो गया, और जो जो अंग्रेजी सत्ता थी उनको इसका फ़ायदा मिला। ठीक है। अब इसमें जो है मुगलों के पतन के प्रमुख कारणों में आप भूमिका में जब आंसर लिखेंगे तो भूमिका आप अवश्य लिखें। अब भूमिका कुछ इस तरह से लिखना है आपको कि भारत में मुगल साम्राज्य के पतन सन 1707 ईस्वी को औरंगजेब की अहमदनगर में कहाँ पर मृत्यु हुई थी, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, शॉर्ट क्वेश्चन में या वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है कि अहमदनगर में मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे, मतलब 21 प्रांत, यानी बहुत विशाल साम्राज्य था। 21 प्रांत औरंगजेब के मृत्यु के समय में। आपको याद रखना है कितने प्रांत, ये क्वेश्चन भी अक्सर कर वस्तुनिष्ठ में किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है कि 21 प्रांत थे उस समय तक। उसके पश्चात जो भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हो गई, जिससे इतिहासकारों ने उत्तर मुगल काल के नाम से नाम दिया उसको। भारतीय इतिहासकारों ने क्या नाम दिया उसको, उत्तर मुगल काल की संज्ञा दी। मतलब उत्तर मुगल काल से मतलब है मुगल काल खत्म हो चुका है यहाँ, उसके बाद का, यानी कि मुगल काल के बाद का जो स्थिति है या राजनीतिक दशा, उसको उत्तर मुगल काल के नाम से जाना गया। ठीक है ना। यह काल मुगल साम्राज्य के पतन तथा विघटन का काल था। पतन और विघटन यानी कि समाप्ति की ओर था, और धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो रहा था। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही भारत के लगभग सभी भागों में देसी तथा विदेशी, अभी हमने इससे पहले बताया कि देसी में छोटे बड़े राज्य जैसे कि बहुत सारे राज्य, मराठे, राजपूत, निज़ाम, बंगाल के नवाब इत्यादि, ये सब आपस में देसी, और विदेशी शक्तियों में अभी हमने बताया कि जैसे पुर्तगाल, डच, अंग्रेजी शक्ति और फ्रांसीसी शक्ति आदि, ये आते चले जा रहे थे। छोटे बड़े राज्य जो है बना लिए थे। उत्तर पश्चिम की ओर से विदेशी आक्रमण होने लगे थे, उत्तर पश्चिम की ओर, है ना। अगर हम देखें तो अभी मैप में हमने दिखाया था आपको कि ये जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिम, है ना, ये मैप में अभी आप देखेंगे कि ये वाला क्षेत्र जो है ये पश्चिम है और ये उत्तर है। ठीक है ना। तो ये क्षेत्र को हम उत्तर पश्चिम के नाम से जानते हैं। यहीं से विदेशी आक्रमणकारी जितने भी आक्रांता हुए हैं भारतवर्ष में, वो इधर से स्थल मार्ग से अगर आते हैं तो इसी छोर से आते हैं। और ये जो है उस समय जैसे नादिर शाह जैसे लोगों का आक्रमण हुआ, फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली जैसे लोगों का आक्रमण हुआ इसी रास्ते से, जिन्होंने बहुत सारे युद्धों को जन्म दिया। अहमद शाह अब्दाली इसी क्षेत्र से आए, और वो जो है यहाँ पर पानीपत के तृतीय युद्ध यानी कि तीसरा युद्ध के रूप में यहाँ निर्णायक युद्ध हुआ था मराठों के साथ। तो इस तरह से यहाँ से इस क्षेत्र से जो है विदेशी आक्रमणकारी आक्रांता जो आ रहे थे वो, और समुद्री रास्ते से जो यूरोपीय शक्ति आ रहे थे, जो भारत में सीधा यहाँ आकर के अपना वर्चस्व स्थापित करे जा रहे थे, जितने भी समुद्र तटीय क्षेत्र हैं। और धीरे धीरे जो है इनकी स्थिति बंगाल में निर्मित हो गई। बंगाल के बाद जो है ये अंग्रेज लोग जो है पूरे भारतवर्ष में एक राजनीतिक हस्तक्षेप करने में लग गए और सत्ता स्थापित कर लिए। ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं कि क्या हुआ उसके बाद। हाँ, उसके बाद जो है उत्तर मुगल काल के नाम से तो इसको जितने इतिहासकारों ने इसको नाम दे दिया उत्तर मुगल काल के नाम से। ठीक है ना।
अब उत्तर पश्चिम की ओर से विदेशी आक्रमण होने लगे थे। अभी हमने बताया कि उत्तर पश्चिम कौन सा एरिया है, तो आपको मैप में समझ में आ गया होगा। विदेशी व्यापारिक कंपनियों ने भारत की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया, परंतु इतनी कठिनाइयों के बावजूद मुगल साम्राज्य का वर्चस्व इतना था कि उसकी जो गति थी वो बहुत धीमी थी, है ना। जो वर्चस्व था वो अब नहीं, नाम मात्र के लिए रह गया था मुगल साम्राज्य का। सिर्फ दिल्ली और दिल्ली के इर्द गिर्द का ही क्षेत्र उनके लिए छोड़ दिया गया था। बाकी क्षेत्रों में दूसरे छोटे छोटे राज्यों का वर्चस्व हो गया था। बाकी कंपनी, जो विदेशी कंपनी थे जैसे कि अंग्रेज और फ्रांसीसी वगैरह की कंपनी, इनका वर्चस्व स्थापित हो चुका था। अब मुगलों के पतन के कारण जो सामने आते हैं वो बहुत प्रमुख रूप से जो हैं वो आते हैं। सबसे पहला जो कारण है आपका वो है राजनैतिक कारण, मुख्य कारण। इसके अंतर्गत बहुत सारे कारण अभी हम आगे देखने को मिलेगा, उसको व्याख्या करेंगे हम। लेकिन सबसे प्रमुख जो कारण है वो राजनैतिक कारण आपको याद रखना चाहिए, और उसके बाद जो है धार्मिक कारण, और तीसरा जो है वो आर्थिक कारण। ये बिल्कुल आपको याद रखना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 कारण हैं। 3 कारण के अंतर्गत फिर बहुत सारे कारण हम देखेंगे आगे। ओके, अब राजनीतिक कारण के अंतर्गत हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपके एग्जाम में नोट्स के रूप में आपको आंसर लिखने में काम आएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले राजनीतिक कारण के अंतर्गत जो हम देखते हैं वो है उत्तराधिकारी के नियमों का अभाव। ठीक, नंबर 1, उत्तराधिकारी के नियमों का अभाव। उस समय उत्तराधिकारी संबंधी सुनिश्चित नियमों के अभाव से सम्राट की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी सिंहासन के लिए संघर्ष करने लगे थे। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर तथा भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। यह परंपरा आगे भी जारी रही। औरंगजेब के समय में राजकुमार मुअज्जम तथा अकबर बहादुर शाह के समय में आजम और कामबख्श ने विद्रोह कर दिया था। चूँकि उत्तराधिकारी का सीधा नियम नहीं था, है ना, कोई भी उत्तराधिकारी जो है कोई भी बन सकता था, अगर वो सुनिश्चित कर देते कि जो सबसे योग्य हैं वही उत्तराधिकारी के रूप में आगे आएगा, तो शायद ऐसा नहीं होता। तो उस समय जो उत्तराधिकारी के नियमों का अभाव रहा, जिससे ये हुआ कि लोग आपस में लड़ने लगे, भाई भाई ही आपस में उत्तराधिकारी के संघर्ष के रूप में लड़ने लगे। और ये युद्ध जो है, जब कोई घर में लड़ाई करता है, या फिर उदाहरण के लिए हम देखें कि अगर घर में तनाव है या फिर कोई वैमनस्यता है, तो तीसरी शक्ति जो है उस समय हावी हो जाती है। ठीक वही यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, और उसका फायदा सीधा अंग्रेजों को मिला। ठीक है ना। तो ये संघर्ष जो है अगर पहले से सुनिश्चित होता कि उत्तराधिकारी के नियम अगर यहाँ पर सुनिश्चित कर दिया जाता पूर्वजों द्वारा, इनके पूर्वजों द्वारा, तो शायद ये संघर्ष नहीं होता और साम्राज्य जो है इतना कमज़ोर नहीं होता। तो ये प्रमुख राजनीतिक कारणों में सबसे प्रमुख कारण जो उत्तराधिकारी के नियमों का अभाव। राइट। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो औरंगजेब के उत्तराधिकारी, ठीक है ना, औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे वो कैसे थे वो देखते हैं। तो इसमें जो है औरंगजेब के उत्तराधिकारी अयोग्य थे। कैसे थे? अयोग्य थे। वे नाम मात्र के सम्राट थे, मतलब ये अयोग्य सम्राट थे और नाम मात्र के लिए थे। उनका जो बागडोर थी वो कोई और संभाल रहा था। औरंगजेब के बाद उसका जो बेटा मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से आगरा की गद्दी पर बैठा, तो उसमें शासनात्मक क्षमता की कमी थी, मतलब निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, प्रशासन करने की क्षमता नहीं थी। यद्यपि वह हिंदू था तथा राजपूतों के प्रति उदार था। हिंदू तथा राजपूतों के प्रति वो कैसा था? उदार था। परंतु ऊपर से दुर्बल तथा अयोग्य था। उसका पुत्र जहांदार शाह भी कमजोर शासक सिद्ध हुआ। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उसका भाई फर्रुखसियार उसकी हत्या जो है कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। अब फर्रुखसियार जब बैठा गद्दी पे, तो उसके बाद की स्थिति तो शायद आप लोगों को पता ही होगा कि क्या हुआ। उसने ही शाही फरमान जारी किया था और अंग्रेज़ों को जो फर्रुखसियार ने ही जो है अंग्रेज़ों को यहाँ पर व्यापार करने के लिए एक शाही फरमान में सिग्नेचर किया था। ये याद रखेंगे, है ना। ये क्वेश्चन हमने इससे पहले जो हमने आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसमें ज़रूर ये क्वेश्चन हमने दिया हुआ है, तो आप बिल्कुल इसको अध्ययन कर लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना
क्या है अपना आपसी वैमनस्यता का अभाव। थर्ड नंबर पे जो राजनीतिक जो हम कारण पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत थर्ड जो है आपसी वैमनस्यता का भाव, राइट। तो इसमें सम्राट की दुर्बलताओं का लाभ उठाकर मुगल सरदार अनेक गुटों में विभक्त हो गए थे। अब जो है दिल्ली के जो सम्राट था वो बहुत दुर्बल था मुगल दरबार में, है ना। तो दरबार में क्या हो रहा था, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत दरबार में सरदारों के छोटे छोटे गुट बन गए थे। ये गुट क्या, कौन कौन से गुट थे, नूरानी, ईरानी, अफगानी तथा हिंदुस्तानी सरदारों के अलग अलग गुट बन गए थे। जो गुट बन गए थे तो सब गुट चाह रहे थे कि हमारा गुट ही आगे आए, है ना। और वे पारस्परिक द्वेष या भाव से ग्रसित थे, आपस में ही द्वेष भाव रख रहे थे, ठीक है। और प्रत्येक गुट अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था। उनकी ग्रहबंदी तथा खींचातानी से मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता चला गया। अब ये जो है गुटबंदी आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। एक जो गुट है वो दूसरे गुट को हरा करके खुद सामने आना चाहता था। इस तरह से जो षड्यंत्र महलों के अंदर बनने लगे थे, दरबारों के अंदर होने लगे थे, और इस तरह से जो मुगल साम्राज्य है वो कमज़ोर होता चला गया, ठीक है, और पतन की ओर अग्रसर होता चला गया। अब नेक्स्ट है मनसबदारी प्रथा। राजनीतिक जो कारण है उसके अंतर्गत हम फोर्थ नंबर पे देखते हैं मनसबदारी प्रथा। अकबर ने मनसबदारी प्रथा लागू की, ठीक है ना। ये सबको पता है कि अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा लागू की गई थी तथा औरंगजेब ने मनसबदारों की संख्या दुगनी कर दी थी, पर आय में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई थी। इसके अलावा मनसबदारों के ऊपर पाबंदियां भी थी, वे भी समाप्त कर दी गई। उनका निरीक्षण करना बंद हो गया। औरंगजेब के मरते ही वे जागीरों की मांग करने लगे ताकि उनकी आय बढ़ सके। मनसबदारों की ताकत बढ़ गई तथा वे सम्राट पर अपने रिश्तेदारों को वजीर बनाने हेतु दबाव डालने लगे, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि वजीर ही जागीरें बांटता था। तो मनसबदारी प्रथा में भ्रष्टाचार आ गया। भ्रष्टाचार पहले ऐसा नहीं था, अकबर के समय में तो बहुत अच्छा चल रहा था मनसबदारी प्रथा, लेकिन बाद में जो है ये गुटबंदियाँ होने लगी और सब अपने अपने लोगों को वहाँ पर मुनाफा देने में लगे हुए थे, और इसी लाभ के भावना के कारण जो प्रशासन में भ्रष्टाचार आ गया। भ्रष्टाचार के कारण जो है मुगल सेना दुर्बल हो गई। अब सेना में भी दुर्बलता आ गई भ्रष्टाचार के कारण। तो सेना की शक्ति मुगल साम्राज्य की धुरी हुआ करती थी जो कि कमज़ोर हो गई। उसकी कमज़ोरी से मुगल साम्राज्य हिल उठा। जब सेना में ही कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए सेना का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है और पूरी ईमानदारी के साथ जो है होना बहुत ज़रूरी है, जो कि वहाँ पर कमी पाई गई। पूरी वैमनस्यता ख़त्म हो गई, शांति ख़त्म हो गई, चारों ओर जो है गुटबंदियाँ होने लगी, षड्यंत्र होने लगे। तो इससे क्या हुआ, अयोग्य सम्राट अपने साम्राज्य की रक्षा नहीं कर सके, क्योंकि सेना ही है जिसके द्वारा जो है राज्य किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है मनसबदारी प्रथा के दुष्प्रभाव होने के कारण जो है मुगल साम्राज्य का पतन होना सुनिश्चित हो गया और वो धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गई, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि ये राजनीतिक कारण में मनसबदारी प्रथा का भी पतन के लिए एक मुख्य कारण था, ठीक है। अब नेक्स्ट है उसी के अंतर्गत फिफ्थ नंबर का हमारा। तो फिफ्थ नंबर में हम देखते हैं कि निरंकुश शक्ति पर आधारित साम्राज्य। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए, और आप जब नोट करेंगे तो ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे ना। मुगल साम्राज्य के अधिकांश शासक निरंकुश थे। कैसे थे, निरंकुश, स्वेच्छाचारी, जिस पर किसी का अंकुश ही ना हो, मतलब राजा ही प्रमुख होता था, राजा के अनुसार ही कार्य किए जाते थे, कोई भी आदेश जारी किए जाते थे तो वो निरंकुश होते थे। उन्होंने ना तो मंत्रिमंडल के परामर्श से काम किया, न जनता की इच्छा पूरी की। वह एकमात्र सैनिक शक्ति पर आधारित थी। सम्राट साम्राज्य की आय का एक बड़ा भाग सेना में ही खर्च कर देते थे, ठीक है ना। इससे जन कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा हुई। अब जब जन कल्याणकारी कार्य जहाँ कहीं भी नहीं होते तो वहाँ की जो जनता है उसमें असंतोष की भावना पैदा हो जाती है, क्योंकि वहाँ की जनता दुखी रहती है ना। सत्ता तथा शक्ति पर आधारित राज्य कब तक चलता, सैनिक शक्ति के कमजोर पड़ते ही मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। ओके, और नेक्स्ट रीजन जो है वो है हमारा मुगल सेना का पतन। मुगल सेना का पतन कैसे हो गया, मुगल सेना दिन ब दिन अनुशासनहीन होती चली गई, बड़े बड़े सरदार भ्रष्ट हो गए। भ्रष्टाचार इसका सबसे पहला कारण है,
ठीक है ना। इसमें लड़ने का उत्साह जाता रहा। सेना के प्रशिक्षण के लिए कोई वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं की गई। जो भी व्यवस्था थी वो शुरू से चली आ रही, जो ढर्रे से चली आ रही थी वही व्यवस्था थी। उसमें कुछ नवीन चीज़ें उसमें लगाई नहीं जा रही थी, क्योंकि वो जो शासन है ना, जो अंग्रेज शक्ति है, अंग्रेजी सेना के सामने टिक पाती। नौसेना के विस्तार में भी उपेक्षा की गई। सैनिक साज सामान पर जोर नहीं दिया गया। यूरोपीय देशों में जहाज बन गए थे, परंतु भारत में उनकी नकल भी नहीं की जा रही थी। सीमा सुरक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा था, है ना। जब कभी भी विकास की बात होती है तो इंसान को थोड़ा सा परिवर्तन चाहिए ही चाहिए होता है। वक्त के अनुसार अगर बदलाव नहीं आता है तो विकास वहीं रुक जाता है, और यही विकास रुक जाने से जो है कोई भी बड़ा सत्ता वो पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। ठीक है, तो ये भी मुगल सेना का पतन भी एक प्रमुख कारण था, ठीक है, पतन के लिए। अब नेक्स्ट रीजन है मोहम्मद शाह की अकुशलता। मोहम्मद शाह जो थे उसको तो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से ही जाना जाता था। तो मोहम्मद शाह की अकुशलता कैसी थी? मोहम्मद शाह 30 वर्षों तक मुगल साम्राज्य का शासक बना रहा। काफ़ी लंबा अरसा था, परंतु राजकीय अकुशलता के कारण वह साम्राज्य में नवीन प्राण नहीं फूंक सका। वह स्वयं विलासी था, है ना। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से ही फेमस था, वो रंगीला कहा जाता था। अच्छे वजीरों की सलाह ना मानकर स्वार्थी तथा भ्रष्ट लोगों के हाथों का खिलौना बना हुआ था। खिलौना, कठपुतली, जो खिलौना मतलब जो सिर्फ सत्ता के लिए गद्दी में बैठ जाना, यही था उसका काम। बाकी जो उसमें और किसी का हस्तक्षेप था, ठीक है ना। निज़ाम उल मुल्क जो उसका वजीर था, निज़ाम उल मुल्क, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसके जो वजीर थे उसका क्या नाम था? तो आपको याद रखना है कि निज़ाम उल मुल्क जो उसका वजीर था, सम्राट की गलत नीतियों से तंग आकर अपना पद छोड़ दिया था। देखिए, है ना, 1724 ईस्वी में हैदराबाद चला गया। कहाँ पर चला गया? 1724 ईस्वी में हैदराबाद चला गया। वैसे मुगल साम्राज्य ढहने वाला था, परंतु इस घटना से उसे सदा के लिए ढहा दिया गया। जैसे ही, क्योंकि वो गलत नीतियों का पालन नहीं करना चाहता था निज़ाम उल मुल्क, है ना, और जैसे ही वो वहाँ से चला गया तो और भी ज़्यादा जो मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट रीजन है हमारा शक्तिशाली सूबेदारों की महत्वाकांक्षा। बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब प्रांतों के सूबेदार अपने प्रदेशों को सम्राट की अधीनता से मुक्त रखने का प्रयत्न कर रहे थे। ये अधीनता नहीं है, अधीनता है, इसको आप पढ़ लेंगे इसे। अवसर पाकर ये सूबेदार स्वतंत्र शासक बन बैठे, है ना। बंगाल में ये स्वतंत्र होना शुरू हो गया, हैदराबाद में निज़ाम, अवध में भी स्वतंत्र होना शुरू हो गया, और पंजाब में भी ये सूबेदार स्वतंत्र होना शुरू हो गए। वो चाहते थे हम मुगल सम्राट के अधीन नहीं रहेंगे, हम खुद अपना राज्य स्थापित करेंगे। तो छोटे छोटे शक्तियों में, छोटे छोटे राज्यों में जो है पूरा देश बिखर चुका था छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इसका फ़ायदा जो है एकदम शक्तिहीन हो गया, और इसका फ़ायदा जो दूसरी शक्तियाँ थी जो हमारे देश में आई हुई थी, जो यूरोपीय शक्तियाँ थी, उनको इसका फ़ायदा मिला, और इसी का फ़ायदा उठाते हैं जो उन्होंने अपने पूरे राजनीति पर, भारत की राजनीति पर हस्तक्षेप करने लगे थे, ठीक है ना। तो ये भी शक्तिशाली सूबेदारों की जो महत्वाकांक्षा थी, तीव्र महत्वाकांक्षा कि वो राजा की तरह अपने आप को ट्रीट करें, तो उसका फ़ायदा जो है ये भी उठाना चाहते थे, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होने लगा। शासन की बागडोर कमज़ोर होने लगी। जैसे ही शासन की बागडोर कमज़ोर होने लगी तो बिल्कुल निश्चित रूप से जो शासन में बैठा हुआ है वो कमज़ोर तो हो ही जाएगा, है ना। नेक्स्ट, साम्राज्य की विशालता। अब देखिए, ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि पतन के लिए, ठीक है। साम्राज्य की कैसी विशालता थी, देखते हैं साम्राज्य की कैसी विशालता थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साम्राज्य विस्तार बहुत ज़्यादा, भारत का ये साम्राज्य विस्तार यहाँ से लेकर, है ना, उत्तर से लेकर मतलब काबुल, कंधार, और ये पूरा कश्मीर से लेकर ये यहाँ तक पूरा क्षेत्र जो है यहाँ से लेकर के पूरा
यहाँ तक अकबर के काल तक वहाँ तक जा चुका था। पूरा साम्राज्य का मुगल साम्राज्य सत्ता में आ चुकी थी, है ना। यानी कि 1605 तक की स्थिति जो है यहाँ से यहाँ तक थी, मध्य भारत तक। और जैसे ही 1605 की स्थिति के बाद जो है 1705 तक की स्थिति, मतलब औरंगजेब की मृत्यु के साथ साथ आप देखेंगे कि जो दक्षिण भारत का जो छोर है, मतलब दक्षिण भारत यहाँ तक का छोर है, वहाँ तक जो है मुगल एम्पायर खड़ा हो चुका था। मतलब पूर्व से पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा विशाल साम्राज्य को कोई एक ऐसा शासक चाहिए था जो उसके बागडोर को संभाले रखता, जो कि नामुमकिन सा था, है ना। और इसी समय में जो है औरंगजेब क्या हो गया था, औरंगजेब घोर साम्राज्यवादी था। उसने बीजापुर तथा गोलकुंडा तक अपने साम्राज्य को विस्तार कर लिया था। कहाँ तक का विस्तार कर लिया था उसने, ये देखिए बीजापुर, ये वाला क्षेत्र बीजापुर, और यहाँ पर जो है गोलकुंडा वाला क्षेत्र है। तो यहाँ तक पूरा साम्राज्य विस्तार कर लिया था। औरंगजेब के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों के इतने बड़े साम्राज्य की सुरक्षा करना असंभव ही सिद्ध हुआ। वो इसलिए क्योंकि सारे जो जितने भी उत्तराधिकारी हुए वो विलासी हुए, अयोग्य हुए। तो इतना बड़े विशाल साम्राज्य को उनके लिए संभाल पाना नामुमकिन सा था। और इसी के कारण जो है साम्राज्य टुकड़ों में विभक्त होने लगे। सब चाहते थे अपना अपना राज्य स्थापित करना, और सारे राज्य अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर दिए थे। और इसी के कारण जो है मुगल साम्राज्य, इतना बड़ा मुगल साम्राज्य जो है पतन की ओर अग्रसर होने लगा था। ओके, अब जो नेक्स्ट है मुगल सम्राटों का नैतिक पतन। 10वें नंबर पर हम देखते हैं, राजनीतिक कारण के अंतर्गत ही हम इसको रखे हैं, मुगल सम्राटों का नैतिक पतन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी के लिए, किसी भी व्यक्ति के भी चरित्र का अगर पतन हो जाता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है ना। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो परिवर्ती मुगल सम्राटों से विलासिता प्रिय क्या आ गया, विलासिता प्रिय, ऐशोआराम में रहना शुरू कर दिए। जनता के सुख दुख से उनको कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ अपने आप को देखा करते थे और अपने आप की जो कमियां हैं उसको पूरी करने में लगे रहते थे, ठीक है ना। हरम में स्त्रियां संपर्क के प्रति उदार थी। मतलब हरम में स्त्रियों से संपर्क के प्रति उदार थे ये लोग। मतलब ये बहुत ज़्यादा विलासिता प्रिय थे। सुंदरी का सानिध्य पाकर प्रशासकीय कामकाज के प्रति उनका मोह भंग होने लगा था। यानी कि सुरा सुंदरी में ही वो पूरे तरह से रम चुके थे, जिससे स्वाभाविक रूप से अव्यवस्था प्रभावी हो गई और प्रशासन में उदासीनता आ गई तथा कमज़ोर हो गए। अब जब यहाँ पर जब प्रशासनिक व्यवस्था जो है स्त्रियों का प्रभाव ज़्यादा होने लगा, और फिर ऐसी स्त्रियाँ जो सिर्फ शासकों को सिर्फ विलास की ओर ले जाते हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि जो जितना भी प्रशासन की बागडोर हिल जाती है और वो पतन की ओर अग्रसर हो जाता है, ठीक है ना। अब लोकहित का अभाव, नेक्स्ट है रीजन, लोकहित का अभाव। निरंकुश अनियंत्रित राजतंत्र के दोष मुगल साम्राज्य में आ गए और शासकों ने प्रजा के बौद्धिक क्या किया, बौद्धिक, है ना, बौद्धिक, भौतिक, नैतिक, सांस्कृतिक प्रगति के लिए कार्य नहीं किया। यानी कि देखिए, अगर विकास करना है, चाहूँ और विकास करना है, साम्राज्य का पूरी तरह से विकास करना है, तो ये सब सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। बौद्धिक विकास को भी, भौतिक विकास को भी, नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, इनके सबके बारे में एक राजा को कार्य करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके बदले में फिर वो विकास जो है वो पतन की ओर बहने लगता है, ठीक है ना। प्रशासन भ्रष्ट, चापलूस, बेईमान लोगों के हाथों में चला गया। व्यापार, व्यवसाय, कला, संगीत, स्थापत्य को सहारा मिलना बंद हो गया, जो मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बना, ठीक है ना। तो ये जो है आपको याद रखना है। अब जो है नेक्स्ट है मराठों का उत्कर्ष। अब उसी समय हमने इससे पहले बताया कि यूरोपीय शक्तियों का तो नंबर 1 पे आगमन हो चुका था, ठीक है। उसी समय 3 चीज़ें हो रही थी भारत में। एक तो यूरोपीय शक्तियों का आगमन हो रहा था, और दूसरी चीज़ हो रही थी छोटे छोटे देसी क्षेत्रीय राज्यों का उदय, जिसमें मराठे प्रमुख थे। तो मराठे शक्ति का उदय जो हो रहा था वो इस एरिया में हो रहा था। आप देख सकते हैं
ये वाला जो एरिया है मराठा शक्ति इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावपूर्ण तरीके से यहाँ वर्चस्व अपना स्थापित कर रहे थे। उत्तर की ओर बढ़े चले जा रहे थे धीरे 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 धीरे, ठीक है ना। तो उत्तर की ओर बढ़े चले जा रहे थे। ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं कि दक्षिण में मराठों और मुगलों का संघर्ष बराबर चलता रहा, इसमें मराठा विजयी हुए, मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। अब यहाँ पर जो कई जो लड़ाइयाँ होती थीं या संघर्ष चलता रहता था, इसमें मराठे विजय हुए। अब मुगल साम्राज्य अपने कमजोरियों के कारण जो पतन की ओर अग्रसर हो गया, क्योंकि उनकी हार हो चुकी थी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है विदेशी आक्रमण। उसी समय जो है विदेशी आक्रमण, जिसमें यूरोपीय आगमन जो है सर्वप्रमुख था। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन थे। मुगल शासनकाल में भारत पर 2 प्रमुख आक्रमण अहमद शाह अब्दाली ने, इससे पहले भी जिक्र किया था कि अहमद शाह अब्दाली जो है और नादिर शाह ने किए थे उसी समय। इन्होंने यहाँ भयंकर कत्लेआम किया और अपार धन लूटा, जिसके अतिरिक्त भारत की समृद्धि से प्रभावित होकर यूरोप के अनेक देशों के व्यापारियों ने यहाँ पर अपने अड्डे बना लिए, जिसमें डच थे, पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे, अंग्रेज थे। इन्होंने सुदृढ़ स्थिति प्राप्त कर साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। इससे मुगल साम्राज्य की काफ़ी जो है क्या हो गई, स्थिति डामाडोल हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो मुगल साम्राज्य के पतन में प्रभावकारी भूमिका निभाई। 1757 में प्लासी के युद्ध के पश्चात तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में इस विदेशी देश की बागडोर जो है उनके हाथों में आ गई थी, ठीक है। अब उसी समय अहमद शाह अब्दाली जो है यहाँ पर दिल्ली के तख्त में यहाँ पर आकर के पानीपत के तृतीय युद्ध जो है हुआ था। तीसरा युद्ध मराठों के साथ में हुआ था, है ना। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद जो है मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। और फिर लेकिन यहाँ पर स्थापित नहीं किया, वो वापस चला गया था। लेकिन उसके बाद माधवराव जो है यहाँ पर सत्ता में आए थे, ठीक है। उसका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा था। और उसके बाद जो है नादिर शाह 1739 में आक्रमण किए थे, उसका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा। तो ये विदेशी आक्रमण होने के कारण भी भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। विशेष रूप से मुगलों की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी और उनको पतन की ओर अग्रसर होना पड़ा था। अब नेक्स्ट जो है अंग्रेज़ों की नीतियाँ। इसमें जो मुख्य रीजन में से एक रीजन ये भी है कि अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी शक्तियों ने भारतीय उपमहाद्वीपों में बांटो और राज्य करो की नीतियों का प्रयोग किया था। विभिन्न भारतीय जो राज्यों की आपसी लड़ाई में फ्रांसीसी और ब्रितानी दोनों ही ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। इसके द्वारा वे एक दूसरे की शक्ति का अनुमान लगाते थे और अपनी शक्ति को बढ़ाने में ये क्या आ गया तो पता नहीं, भागो भैया। ओके, सॉरी ये बीच में आ गया था। इसके द्वारा वे एक दूसरे की शक्ति का अनुमान लगाते थे और अपनी शक्ति को बढ़ाने में इसकी मदद लेते थे। ओके, इसके पश्चात क्या हुआ कि धार्मिक कारण। अब तो ये हो गया जो रीजन हमने बताए हैं अभी वो सिर्फ राजनीतिक रीजन थे, ठीक है ना। अब ये जो रीजन है वो धार्मिक रीजन है, ठीक है। धार्मिक रीजन के अंतर्गत औरंगजेब की धार्मिक नीति, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण ही है जो कि औरंगजेब की धार्मिक नीति अनुदार थी। गैर मुस्लिम जनता उनसे असंतुष्ट थी। उसने मंदिरों को तोड़कर तथा मूर्तियों को अपवित्र कर हिंदुओं की धार्मिक भावना को चोट पहुंचाई, ठीक है ना। जहाँ आता था जजिया, तीर्थकर जैसे अपमानजनक कौन कौन से कर लगाए, जजिया और तीर्थकर जैसे अपमानजनक कर लगाए। हिंदुओं को उसने उच्च पदों से भी वंचित कर अपमानित किया। राजपूतों से शत्रुता की। वह योग्य हिंदू तथा राजपूतों की कार्यकुशलता का उपयोग नहीं कर सका। जिस तरह से अकबर के काल में हिंदुओं के द्वारा सहयोगपूर्ण या सहयोगात्मक रवैया अपनाया गया था, जिसके कारण अकबर ने इतने लंबे समय तक शासन किया था। लेकिन इसके बाद जो है औरंगजेब ने ठीक विपरीत इसका कार्य किया और हिंदुओं के देश में रह कर के जो है हिंदुओं से वो
नफरत करता था, और उसके अलावा उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का भी अपमान किया था, और तीर्थ यात्रा कर जैसे आदि लगा करके और जजिया कर लगा करके इसने ये साबित कर दिया था कि ये हिंदू विरोधी हैं। मुसलमानों से भी शिया और सूफी मतावलंबी उससे नाराज थे, उनके साथ भी वे द्वेषपूर्ण नीति का पालन करता था। कट्टर कैसा था वो? औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था, उसी का वो पालन किया करता था, जिसका प्रभाव जो है भारत की जनता पर पड़ा, और वो उसको जो है विरोध की भावना से देखने लगे, और यहीं से उनका पतन स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट है मराठों, राजपूत एवं सिखों के साथ दुर्व्यवहार। औरंगजेब ने मराठों को समझने में गलती की। ठीक है, कैसे? मुगल शासकों ने शिवाजी को अपमानित कर तथा संभाजी की हत्या कर राजनीतिक भूल की थी, है ना। और इस गलती के कारण औरंगजेब लंबे समय तक दक्षिण में पड़ा रहा था तथा युद्ध में व्यस्त रहा। इसी तरह गुरु तेग बहादुर तथा गुरु गोविंद सिंह के पुत्र की हत्या करके उसने वीर जाति को सदा के लिए क्या कर दिया? अपना दुश्मन बना लिया। मारवाड़ तथा मेवाड़ के पीछे भी उसने अपनी शक्ति का अपव्यय किया। राजपूत की अविश्वसनीय शक्ति का साम्राज्य के हित में उपयोग नहीं किया जा सका। ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें जो है, जितने भी रीजन हैं वो औरंगजेब के खिलाफ हो गए। मराठे, राजपूत और सिखों के साथ दुर्व्यवहार उनके लिए पतन का कारण बन गया। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं औरंगजेब का संकालु स्वभाव। अब धार्मिक नीति के कारणों में से ये एक और है, औरंगजेब का संकालु स्वभाव। औरंगजेब स्वभाव से ही संकालु था। उसने विद्रोह के डर से अपने बेटों को भरपूर सैनिक प्रशिक्षण नहीं दिया था, क्योंकि वो खुद उस रास्ते को अपना करके जो है गद्दी पर बैठा था। तो वो चाहता था कि मेरे बेटे उतने सैन्य प्रशिक्षण में बिल्कुल सामर्थ्य ना रहें, ताकि वो कभी जो विद्रोह ही ना कर सकें, है ना। तो अशक्त तथा अनुभवहीन शहजादे विशाल मुगल साम्राज्य का सही हिफाजत नहीं कर सके, और वही चीज़ जो है, वही कारण जो है पतन की ओर अग्रसर होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है अंग्रेजों की दक्षिण नीति। औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब ने बीजापुर तथा गोलकुंडा के मुसलमान राज्यों को मुगल साम्राज्य में मिलाकर भयंकर गलती की। इससे क्या हुआ कि मराठे सीधे मुगल साम्राज्य में घुसकर लूटपाट करने लगे। ठीक है ना। बीच में कोई रुकावट ही नहीं रही। औरंगजेब की नीति के कारण उसे दक्षिण में एक लंबे और पीड़ादायक युद्ध में फंस जाना पड़ा, जिससे क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य को सैनिक, प्रशासनिक और आर्थिक रूप से खोखला बना दिया। ठीक। और दक्षिण में औरंगजेब के पड़े रहने से उत्तरी भारत के शासकों में गुटबंदी आ गई। अब लंबे समय तक दक्षिण भारत में जाने की वजह से वहाँ जो उत्तर भारत में जो यहाँ पर पड़े हुए थे, जो शासक पड़े हुए थे, जो अधिकारी पड़े हुए थे, जो मंत्रीगण पड़े हुए थे, उनमें गुटबंदी आ गई। वो षड्यंत्र करने लगी, कैसे हम दिल्ली में अपना वर्चस्व स्थापित कर लें। वो खुद स्वतंत्र होना चाह रहे थे, तथा वे एक दूसरे के खिलाफ कार्य कर साम्राज्य की शक्ति को छीण करने लगे। और यही कारण जो है मुगलों के पतन के या मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। अब जो है नेक्स्ट हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के अंतर्गत हम देखते हैं सबसे नंबर 1 कारण जनता की उपेक्षा। क्या? जनता की उपेक्षा। ये आपको याद रखना है बिल्कुल। मुगल साम्राज्य निरंतर साम्राज्य विस्तार में लगे रहे। लोगों की आवश्यकताओं पर उन्होंने कभी विचार नहीं किया। जन कल्याण कार्यों की ओर उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगा। औरंगजेब ने अपने 50 वर्षों के कार्यकाल में न तो यातायात की व्यवस्था की और न ही शिक्षा व स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया। औरंगजेब ने कृषि के विकास हेतु कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किए। केवल युद्धों के नाम पर किसानों से भू राजस्व वसूल किया। जागीरदारों की जो जागीरें थी बदली जाने लगी, और इससे जागीरदार कम से कम समय में अधिक से अधिक पाने का प्रयत्न करने लगे। परिणाम स्वरूप वे किसानों पर जोर जुल्म करने लगे। किसानों के असंतोष से उत्पादन कम होने लगा। इससे क्या हुआ कि राजस्व की हानि होने लगी, और जब आर्थिक क्षति होती है, राज्य की आय मतलब राजस्व प्राप्त नहीं होता, तो फिर
धीरे 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 जो है सत्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना। तो यही चीज़ जो है जनता की उपेक्षा करना भी एक सबसे बड़ा कारण मुग़ल साम्राज्य के पतन के रूप में था। नेक्स्ट रीजन हम देखते हैं कृषि का ह्रास। अब कृषि का ह्रास कैसे हुआ? कृषि की उन्नति की आड़े अगर हम बात करें तो मुग़ल साम्राज्य का बिल्कुल ध्यान नहीं था, दिया ही नहीं गया था कृषि विकास के लिए। कृषि आय का प्रमुख स्रोत था उस समय भी और आज भी, फिर भी उपेक्षित रहा। कृषि की अवनति से किसान भी गरीब बने रहे तथा गरीबी बढ़ने से निराश होकर किसानों ने समय समय पर विद्रोह भी किया। ठीक है ना। जैसे कि सतनामी जाट सिखों के विरुद्ध विद्रोहों ने भी किसानों को नुकसान पहुंचाया। वे डाकू लुटेरे के चपेट में भी आए, जिससे क्या हुआ, कहीं कहीं तो किसान तथा जमींदार डाकू और लुटेरों के जत्थे बना लिए गए थे। इस प्रकार मुगल साम्राज्य में कानून तथा व्यवस्था समाप्त हो गई थी। ठीक है ना। तो ये भी प्रमुख कारण है मुगल साम्राज्य के पतन के लिए। ओके। अब नेक्स्ट है हमारा राजकोष का रिक्त होना। ये बहुत महत्वपूर्ण रीजन है, राजकोष का रिक्त होना। तो इसमें क्या होता है कि मुगल साम्राज्य के सभी शासकों ने, क्या हुआ था इसमें, मुगल शासकों के सभी शासकों ने अपनी महत्वाकांक्षा की प्राप्ति के लिए दीर्घकालीन खर्चीले युद्ध किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप राजकोष रिक्त हो गया था। अब राजकोष रिक्त होगा तो शासन की जो बागडोर है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं ठप हो जाएंगी, और जब प्रशासनिक व्यवस्थाएं ठप हो जाएंगी तो जो राज्य है, साम्राज्य है, वो कमज़ोर होता चला जाएगा। औरंगजेब के साथ भी यही हुआ, और औरंगजेब के बाद जो उत्तराधिकारी थे उनके साथ भी यही हुआ। और औरंगजेब के शासन के अंतिम वर्षों में सैनिकों को वेतन देने के लिए भी पैसा नहीं था। ठीक है ना। इस प्रकार परिणाम स्वरूप हम देख सकते हैं कि 3 मुख्य रीजन हैं, जिसके अंतर्गत हमने, जैसे कि राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण और आर्थिक कारण, ये प्रमुख कारण हैं। इसके अंतर्गत आपको लिखना है, पूरा विस्तार से आपको लिखना है। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि इस समय तक जो है अयोग्य उत्तराधिकारी, आर्थिक कठिनाइयाँ, दरबारी गुटबंदी, विदेशी हमले, स्वतंत्र राज्यों की स्थापना के चलते औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो है मुगल साम्राज्य तनिक भी टिक नहीं पाया था, और शीघ्र ही उसकी शक्ति